हेलो बच्चों, बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। यानी आज का अपना टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जब भी हम किन्हीं दो आवेशों को पास लेके जाएं अथवा दूर लेके जाएं, या तो पास लाएं या दूर लेके जाएं, तो हमें उनके आकर्षण, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। और हमारे द्वारा यानी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू किया गया यही कार्य उस आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखिए, मान लेते हैं अपने पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ये दोनों ही चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखो, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर हम इन्हें पास पास लेके आए, यानी हम इनके बीच के डिस्टेंस को कम करें, तो हमें इनके प्रतिकर्षण बल के अगेंस्ट, इनके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ कार्य करना पड़ेगा। और एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि हमारे द्वारा ये किया गया कार्य वेस्ट नहीं जाता, हमारे द्वारा किया गया यही कार्य इस आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी कि अगर दो आवेश हैं, उनको हम कैसे लेके आए? पास लाए, और पास लाएंगे तो उस दौरान हम कुछ कार्य करेंगे, वही कार्य आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और यही कारण है कि यदि अगर इन आवेशों को पास लाकर छोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे से दूर गति करेंगे तो इनमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी कि अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? हमने जो कार्य किया था वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और यही स्थितिज ऊर्जा अब किस में बदल रही है? गतिज ऊर्जा में बदल रही है। हमने जो कार्य किया था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और यही पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अगर इसके प्लेस पे मान लो हमारे पास कोई एक नेगेटिव चार्ज होता, और ठीक है ना, कोई एक नेगेटिव चार्ज होता और एक पॉजिटिव चार्ज होता। अगर हम इन दोनों को दूर ले जाते, एक दूसरे से दूर ले जाते, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध यानी एट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें वापस कुछ कार्य करना पड़ता, और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता। समझ में आ गई क्या बात? यानी कि आवेशों को, ध्यान दे लेना, आवेशों को उनकी मूल स्थितियों से अगर हम परिवर्तित कर दें, उनकी स्थितियां बदल दें विद्युत क्षेत्र में, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य उस आवेशों के निकाय में, जरूरी नहीं है दो ही चार्ज हों, 2, 3, 4, ठीक है ना, इनफाइनाइट चार्ज भी हो सकते हैं। तो हमारे द्वारा आवेशों की स्थितियों को बदलने के दौरान किया गया कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? देखिए, इसको एक प्रकार से और बढ़ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉल n आवेशों के कारण, कितने आवेश? स्मॉल n आवेश, है ना, स्मॉल n चार्ज, स्मॉल n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो स्मॉल n आवेश है, मान लो ये रखा है Q1, ये रखा है Q2, ये रखा है Q3, ये रखा है Q4, ये रखा है Qn, है ना। ये जो आवेश जहां जहां भी रखे हैं, इनकी अभीष्ट स्थितियों तक इन आवेशों को लाने में, लाकर जमाने में किया गया कार्य ही इन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब इन आवेशों को कहां से लेके आएंगे? एक ऐसे स्थान से लेके आएंगे जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य। और वो स्थान क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो परिभाषा ये बन जाएगी कि n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा
उस कार्य के बराबर होती है जो कि उन आवेशों को अनंत से उनके अभीष्ट बिंदुओं तक लाने में किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। यानी इन सारे चार्ज को, इन सारे आवेशों को, ध्यान दे लेना, इन सारे आवेशों को इनफाइनाइट से 1 2 3 4 और n, है ना, बहुत सारे आवेश हैं, उनको अनंत से उनकी मूल स्थितियों तक, उनकी अभीष्ट स्थितियों तक लाकर जमाने में बाह्य कारक द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? तो अब हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो हम इसी वीडियो में n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मान लेते हैं ये कोई निर्देश तंत्र है ना, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसका ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है ना, यहां कोई दो पॉइंट है A और B, यहां पर एक आवेश यानी चार्ज रखा है Q1 और यहां एक चार्ज रखा है Q2। ये जो पॉइंट A है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यानी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? R1 वेक्टर। ऐसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर कितना है? R2 वेक्टर है। क्लियर है? देखिए, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो मान रहे हैं R12 है, या मैं ऐसे कह दूं कि ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B का पॉइंट A के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है? R12 वेक्टर, 1 से 2, यानी A से कहां जा रहे हैं? B। क्लियर है? बात आ गई क्या समझ में? अब यहां पर अगर दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, तो हमें इन आवेशों के, इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। और इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा कि अनंत से इन आवेशों को इनकी मूल अभीष्ट स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में यहां पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है ना, ये वाला केस ध्यान रखना, अपने सिलेबस में दो केस है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 हो, और दूसरी स्थिति यह है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो। तो हम पहली स्थिति लेके चल रहे हैं कि जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इस वाले केस की बात लेके चल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं बेटा कि Q1 आवेश को, ध्यान दे लेना, Q1 आवेश को जब हम लेके आए तो हमें कार्य करना पड़ा W1। क्लियर है? मान रहे हैं कि W1 कार्य करना पड़ा। तो बेटा अगर हमें W1 कार्य करना पड़ा है तो विद्युत विभव की परिभाषा ये कहती है कि विभव होता है क्या? W1 अपॉन Q1। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर कोई विद्युत, इस आवेश के आने से पहले क्या यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र था? नहीं था। अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र ही नहीं था तो यहां पर विभव का मान भी क्या होगा? 0। ठीक है ना? यहां से अगर W1 की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? V इंटू Q1। चूंकि यहां पहले से कोई विभव नहीं था, यानी कि यहां V की वैल्यू क्या थी? 0 थी, इसलिए W1 का मान क्या आएगा? 0। यानी कि पहले आवेश को, ठीक है ना, जबकि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था पहले से, पहले आवेश को यानी सिंगल आवेश को अनंत से उसकी अभीष्ट स्थिति तक लेके आएंगे तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। यानी एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। कब? जबकि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र, पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक। अब जब ये आवेश Q1 यहां पर आ गया है तो इस Q1 आवेश के कारण अब इस बिंदु B पर एक विभव उत्पन्न होगा और उसकी वैल्यू, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी?
KQ1/R12। ये डिस्टेंस R12 ही है। क्लियर है क्या? सदिश ना भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, बिंदु B पर Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा, KQ1/R12। क्लियर है? अब जब हम Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आएंगे, और ऐसा करने में ध्यान दे लेना, Q2 आवेश को कहां लेके आए हैं, Q2 आवेश को बिंदु B पर लेके आए हैं, और ऐसा करने में यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य W2 है, तो विद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि W2/Q2 की वैल्यू क्या होगी, V1। उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान, तो हमने V1 की वैल्यू ये लिख दी है। तो बेटा W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इंटू में Q2, और V1 की वैल्यू हमारे पास है, तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ1/R12 इंटू Q2। क्लियर है क्या? यानी कि अगर दोनों आवेशों को बिंदु A और B तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालें, तो वो अपने पास आएगा W1 प्लस W2। यानी कि W की वैल्यू आ गई, W1 कितना है अपना 0, और W2 की वैल्यू कितनी है, KQ1/Q2/R12। यानी कुल कार्य कितना आया, KQ1/Q2/R12। क्लियर है क्या? ठीक है। यानी कि ये जो कार्य किया अपन ने, और यही कार्य इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें मिलेगी KQ1/Q2/R12। अगर जनरली अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पर हैं, तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, KQ1/Q2/R। तो हमने दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर ली है। क्लियर है? ध्यान रखना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना में भी आवेशों का जो मान लिखेंगे हम चिन्ह सहित लिखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे आवेश, और माइनस है तो माइनस साइन के साथ ही आवेश का मान लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बेटा आज की वीडियो में हमने दो आवेशों के निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्मॉल n आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आएगा। अगर आज की वीडियो का कंटेंट समझ में आया है, टॉपिक समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में अपने कमेंट डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट पर वीडियो बनाने की। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।